बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 यूनिट 1 संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसका टॉपिक हम लास्ट टर्म पर पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने कुछ बिंदु का अध्ययन किया था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी द्वारा संकुल के विभिन्न ऊष्मागतिक गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है। इसके द्वारा संक्रमण धातु आयन के रंग, चुंबकीय गुण और अवशोषण स्पेक्ट्रा को भी आसानी से व्याख्या की जा सकती है। वे लिगैंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र में 10 DQ से मान अधिक प्राप्त होता है प्रबल लिगैंड कहलाते हैं, तथा जो लिगैंड जिनमें 10 DQ का मान कम होता है दुर्बल लिगैंड कहलाते हैं। लिगैंड को उनके घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र में क्रमवार रहने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर हमने ये स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला COCN NO2 डाइफिनाइल सल्फेट अमोनिया NCSH2O OH फ्लोराइड क्लोराइड HCN Br और आयोडाइड की दी है। क्रिस्टल क्षेत्र तथा D कक्षकों का विपाटन। विलगित गैसीय धातु आयन के पांचों D कक्षक समभ्रश होते हैं, अर्थात सभी D कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह हुंड के नियम से भरे जाते हैं। मुख्यतः इस सिद्धांत में धातु आयन में D कक्षकों की समभ्रशता का बने रहना या समाप्त हो जाना क्रिस्टल की ज्यामिति तथा कक्षकों की आकृति पर निर्भर करता है। संकुल में आयनिक क्रिस्टल के रूप में धातु आयन एवं घेरे हुए ऋण आयनों से उत्पन्न स्थिर विद्युत क्षेत्र को क्रिस्टल क्षेत्र कहा जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र ही धातु आयन के D कक्षकों की समभ्रशता पर असर डालता है और उन्हें दो या अधिक भागों में विभक्त करता है। विलगित गैस धातु आयन के पांचों D कक्षक समभ्रश होते हैं और इनके चारों ओर ऋण आवेशों से पूर्ण गोलाकार सममित होती है निर्मित किया जाता है तो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक धातु आयन के नाभिक तथा दूसरा लिगैंड और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल तथा धातु लिगैंड के मध्य उत्तरदायित्व होता है। दूसरा बल धातु आयन लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है। जैसे जैसे धातु आयन एक लिगैंड एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर क्रिया द्वारा प्रतिकर्षण होता है और पांचों D कक्षक ऊर्जा की समान वृद्धि होती है। क्योंकि पूर्णतः गोलाकार सममित क्षेत्र के सभी D कक्षक के इलेक्ट्रॉन समान प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, परंतु पांचों D कक्षक आकृति में अंतरिक्ष में अलग अलग होने के कारण लिगैंड के अधिक समीप वाले D कक्षकों के प्रति प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, उनकी ऊर्जा में अधिक वृद्धि होती है। लिगैंड के से दूरी वाले D कक्षकों की ऊर्जा में कम वृद्धि होती है, अतः D कक्षकों की समभ्रशता समाप्त हो जाती है और उनकी ऊर्जा अलग अलग हो जाती है। लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण धातु आयन के पांचों D कक्षक जो है उनकी ऊर्जाओं का विपाटन हो जाता है। इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसमें जो ऊर्जा का अंतर आता है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं और इसे 10 DQ से प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र में D ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग से केंद्रीय धातु के चारों ओर उपस्थित लिगैंडों की संख्या तथा उनकी ज्यामिति पर निर्भर करता है। भिन्न ज्यामिति तथा भिन्न कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर D कक्षकों की स्प्लिटिंग एवं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी डिफरेंट होती है। क्रिस्टल मेटल में धातु आयन के D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग इस प्रकार होती है कि कुछ D कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि और कुछ D कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है, अर्थात स्प्लिटिंग से तंत्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पुनः वितरण हो जाता है और इस प्रक्रम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और कुछ मात्रा में मुक्त ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। D कक्षकों की आकृति एवं अभिविन्यास को अच्छी समझ होने पर विभिन्न ज्यामिति के संकुलों में D कक्षकों का विपाटन आसानी से समझा जाता है। D कक्षक की आकृति धातु लिगैंड में बंध समझने में पूर्व D कक्षकों के बारे में मूलभूत जानकारी आवश्यक है। D कक्षक 5 तरह के होते हैं: DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2। ये सभी पांचों D कक्षक समरूपी नहीं होते और इनको हम दो वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला T2G कक्षक, वे D कक्षक जो X, Y और Z पालियों के बीच में होते हैं, जैसे ये X और Y पाली के बीच में है DXY, ये Z और X पाली के बीच में है DXZ और ये Z और Y पाली के बीच में है तो DYZ कक्षक है। T2 कक्षक की पालियां अक्षों के मध्य में स्थिर होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य में अधिक होता है। दूसरी प्रकार के जो कक्षक हैं वो
ईजी कक्षक कहलाते हैं। ईजी कक्षकों में दो प्रकार के कक्षक होंगे, जो पहला dx² y² कक्षक और दूसरा dz² कक्षक। dx² y² कक्षक में जो लोब है वो पालियों पर स्थित होते हैं और dz² कक्षक जो है वो dx² y² और dx² z² के गणितीय योग से प्राप्त होता है, इसे EZ कक्षक कहते हैं। अष्टफल के संकरों में डी कक्षकों का विभाजन जो है T2G और EG में डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। इस एक अष्टफल के संकुल पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल संकुल है। इसमें यहाँ पर सेंटर में मेटल आयन है और ये 6 लिगेंड्स इस पर इस तरह से x, y और z एक्सिस पर व्यवस्थित हैं और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। इस प्रतिकर्षण के कारण पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। चूँकि एक जी कक्षक का इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष की तरफ होता है, अतः केंद्रीय धातु आयन के समीप जाने वाले लिगैंड का मार्ग के मध्य में आता है, अतः T2G कक्षक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण अधिक होता है। इस तरह से इस वजह से पांचों डी कक्षकों की जो समान ऊर्जा थी वो परिवर्तित हो जाती है। धातु आयन के पांचों डी कक्षकों का भिन्न ऊर्जा के दो भागों में विभाजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। ईजी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जबकि T2G की कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है। पूरे तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है और लिगैंड केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थिर आकर्षण बंद होता है। गुरुत्व केंद्र के नियमानुसार स्थिर विद्युत बलों द्वारा किसी तंत्र के समरस कक्षकों के विभाजन से ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात कक्षकों के केंद्रक स्थिर रहते हैं। डी कक्षकों के लिए स्थिर केंद्रक नियम सभी संकुलों पर समान रूप से लागू होता है और संकुल की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डी कक्षक इस तरह से EG और T2G कक्षकों में इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। ये उच्च ऊर्जा और ये निम्न ऊर्जा की तरह हो जाते हैं। चूँकि कक्षकों की स्प्लिटिंग तंत्र की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः T2G कक्षकों की कुल ऊर्जा में कमी EG कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। T2G और EG कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को डेल्टा O या 10dq कहते हैं। O से ऑक्टाहेड्रल का O जो है ऑक्टाहेड्रल को दर्शाता है। यह क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहलाती है। चित्र में अष्टफल के जटुल में बहुत धातु आयनों के डी कक्षक क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग को समझाते हैं। यहाँ पर हमने ये डी ऑर्बिटल देखा, ये डी ऑर्बिटल T2G और EG कक्षकों में स्प्लिट होते हैं, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाती है। EG कक्षकों की ऊर्जा +3/5 डेल्टा O या 6 डेल्टा O या 10dq होती है। T2G कक्षकों की ऊर्जा -2/5 डेल्टा और 0.4 डेल्टा 0 या 4dq होती है। माइनस चिन्ह ऊर्जा की कमी को दर्शाता है। विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन T2G कक्ष में पहले भरा जाएगा और उसके बाद EG कक्ष में भरा जाता है। प्रवेश से ऊर्जा तथा उत्सर्जन EG कक्षकों की धातु इलेक्ट्रॉन में प्रवेश से ऊर्जा का अवशोषण होता है। यदि सभी T2G और EG कक्षक इलेक्ट्रॉन द्वारा समान रूप से भरे गए नहीं हो तो तंत्र से कुछ ऊर्जा का निष्कासन होगा जो तंत्र के स्थायित्व प्रदान करेगा। इससे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में किस तरह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 6 जो लिगेंड्स हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार हम चतुष्फल के संकुलों में भी क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग को समझेंगे। किसी घन के चारों कोने जो ये हैं, आपको एकांतर कोनों को जोड़ने से चतुष्फलक हमको प्राप्त होता है और चतुष्फल की ज्यामिति में मेटल यहाँ पर केंद्र में स्थित होता है। इसलिए चतुष्फल की संरचना में डी कक्षकों का विभाजन ई द्विसमभ्रश तथा T2 त्रिसमभ्रश कक्षकों के साथ नहीं लगाएंगे। तो चतुष्फल के संकुलों में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को किस तरह से समझेंगे, यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि क्रिस्टल फील्ड तथा डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो क्रिस्टल फील्ड और डी ऑर्बिटल्स दो तरह के बता दिए। ऑक्टाहेड्रल के केस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को बताया और डी ऑर्बिटल्स की ये स्प्लिटिंग इस तरह से होती है। और टेट्राहेड्रल में जहाँ पर कि 4 लिगैंड एकांतर कोनों पर जुड़े होते हैं घन के, उसमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।